नमस्कार। होप ऑफ डेस्टिनेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं विकास मिश्रा आप सभी दर्शकों का सादर अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले कई दिनों से अपना एक सेगमेंट लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं और उसमें जो हमारा टाइटल है वो रहता है कि जो भी व्यक्ति है उसका नाम रहता है उसके संघर्षों की कहानी और उसी व्यक्ति की जुबानी। तो आज हमारे साथ में एक ऐसी पर्सनालिटी है, एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने इंटरनेशनल ब्लाइंड फुटबॉल में एक बहुत बड़ी ख्याति हासिल की है और अभी आप इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल के कैप्टन भी हैं। दृष्टि दिव्यांग होते हुए आप इस मुकाम पर पहुँचे। आप जैसी शख्सियत शायद बहुत कम होती हैं जो इस मुकाम तक पहुंच पाती हैं। तो आज हमारे साथ में हैं श्री पंकज राणा, जो कि दृष्टि दिव्यांग हैं और ब्लाइंड फुटबॉल में इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल के कैप्टन हैं। आज के सेगमेंट का नाम है पंकज राणा के संघर्षों की कहानी, पंकज की जुबानी। तो पंकज राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। थैंक यू सर। पंकज जी, पहला सवाल आपसे जो हम लोग हमारे इंटरव्यू में जो भी आता है मैं उससे पूछता हूँ कि जो ये दृष्टि दिव्यांगता है वो आपको कैसे आई और किस समय से आप दृष्टि दिव्यांग हैं? सर, जब मैं बचपन में मतलब 5 साल का था तभी से अचानक मेरे आंखों में कुछ जो मेरी आंखें रेड सी होने लगी और फिर दवाइयों का जो मिक्सचर होता है वो हो गया, जिसके कारण मेरी रोशनी चली गई। जी, पंकज जी, आपके घर में कौन कौन है? परिवार में कितने लोग हैं, थोड़ा सा बताएं। सर, मेरे परिवार में टोटल 6 लोग हैं सर, जिनमें मेरे पापा, मम्मी और 3 मेरी बहनें हैं। भाई मैं अकेला हूँ सर और मैं सबसे बड़ा हूँ। पापा खेती करते हैं और मम्मी हाउसवाइफ है। आप सभी दर्शकों को यह भी बताना चाहूँगा कि पंकज जी उत्तराखंड के एक ज़िला है जिसका नाम है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। पंकज जी, अगला सवाल आपसे, क्या आपके आसपास आपके अतिरिक्त कोई और भी दृष्टि दिव्यांगजन है? सर, मेरे आसपास बहुत सारे मतलब अगर मैं देखता हूँ सर तो काफी सुनने को मिलता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं जानता भी हूँ और यहाँ पे एक दूसरी दिक्कत ये है सर कि जो एजुकेशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं है, जिसके कारण जो मेरे आसपास के दृष्टिबाधित लोग हैं वो उतने एजुकेटेड नहीं है। जी, पंकज जी, एक तो दृष्टि दिव्यांगता, दूसरा आप उत्तरकाशी के एक छोटे से गांव से एजुकेशन लेने के लिए, शिक्षा लेने के लिए आप कैसे अपने गांव से निकल पाए और आपके जो पेरेंट्स हैं, जो आपके अभिभावक हैं, उन्होंने यह निर्णय कैसे ले पाया कि आपको एजुकेशन लेने के लिए, शिक्षा लेने के लिए आपको अपने परिवार से दूर भेजा जाए? सर, एक्चुअली पहले तो मैं यहाँ जो गांव का प्राइमरी स्कूल होता है यहाँ पर पढ़ता था। तो धीरे धीरे पता चला, जो प्राइमरी की मैडम थी उन्होंने बताया कि यहाँ उत्तरकाशी में एक ब्लाइंड स्कूल था, जो मतलब उसमें दोनों प्रकार के बच्चे पढ़ते थे, जो नॉर्मल भी है और ब्लाइंड भी है। तो वहाँ पे मैम ने सजेस्ट किया था कि यहाँ पे आप अपने बच्चे को डालो। तो सर, अगर एक मतलब पेरेंट्स अपने बच्चे को अपने से दूर रखते हैं तो दुख तो होता ही है सर, थोड़ा खराब होता है। लेकिन शिक्षा के लिए जा रहे थे, एजुकेशन के लिए जा रहे थे, तो सर थोड़ा मतलब दिल पे पत्थर रखना पड़ता है। इस प्रकार थोड़ा तब से जैसे मैं यहाँ से दूर गया परिवार से, वैसे धीरे धीरे आदत हो गई सर। जी, उत्तरकाशी में शिक्षा लेने के बाद, उत्तरकाशी में जिस स्कूल का आपने जिक्र किया है उसमें शिक्षा लेने के बाद फिर अगला कदम आपका, मतलब शिक्षा लेने के लिए आपको कहाँ जाना हुआ और किस तरीके से वहाँ पर पहुँचे? सर, यहाँ उत्तरकाशी में एक जगह तुनालगा, यहाँ पे विद्या पब्लिक स्कूल, यहाँ पे मैंने 8 तक पढ़ाई की। लेकिन आगे 9th में मुझे पढ़ना था तो
आगे मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। NIVH जो देहरादून में है वहाँ पे गया सर। वहाँ पे भी आसानी से नहीं निकाला जाता था। मतलब इंटरव्यू हुआ, पेपर हुआ, एग्जाम क्वालिफाई किया सर, फिर जाके वहाँ पे एडमिशन लिया हूँ। बिल्कुल पंकज जी, मतलब एक गांव के प्राइमरी स्कूल के बाद में आपने एक जो इंक्लूसिव स्कूल था उसमें आपने एंट्री ली। उसके बाद में जो है विजया पब्लिक स्कूल उत्तरकाशी में आपने जो है वो शिक्षा ली, और उसके बाद क्लास 9th में आप मॉडल स्कूल NIVH में आपने शिक्षा ग्रहण की। पंकज जी, शिक्षा लेते हुए कैसे आपका रुझान हुआ कि खेलों में आपकी रुचि किस तरीके से आई, और खेलों के रास्ते को आपने कैसे चुना? क्योंकि हर दृष्टि दिव्यांग के लिए मुश्किल होता है, शिक्षा लेना ही मुश्किल होता है, और खेल तो और भी मुश्किल होते हैं। तो कैसे आपका रुझान उधर कैसे हुआ, और किस तरीके से आपने अपने फ्यूचर मतलब खेलों का अपना फ्यूचर बनाने का सोचा? सर जैसे मैं पहले मतलब गांव में रहता था तो मुझे उतना पता नहीं था कि जो ब्लाइंड बच्चे या ब्लाइंड स्टूडेंट ये भी खेल में कुछ कर सकते हैं। तो मैं अपनी मस्ती में जो क्रिकेट की बॉल होती है उसमें छर्रे डाल के अपने आप खेलता रहता था। लेकिन जैसे मैं NIVH में मैंने एडमिशन लिया तो मैं अपने साथियों को देखता था कि वो मतलब अच्छे लेवल तक जाते थे, नेशनल लेवल तक। फिर मैंने उनसे सीखा, उनसे पूछता था कैसे खेलते हैं। फिर मिश्रा सर थे उस समय, उन्होंने मुझे बताया, मुझे फुटबॉल दिखाई, जिसे उन्होंने उसके बारे में बताया। फिर उसी साइड मेरा मन चला गया कि हाँ ब्लाइंड भी अब खेल सकते हैं क्या। फिर मैं सोचा कि क्यों ना मैं भी खेलूं, मैं भी मेहनत करूं। फिर खुद ही अपने आप ही उसमें इंटरेस्ट आने लग गया सर। जी पंकज जी, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि अगर खेलों की तरफ हम लोग सोचें तो हमारे दिमाग में जो दृष्टि दिव्यांगजन है उनके लिए सिर्फ एक जो सबसे ज़्यादा खेल खेला जाता है क्रिकेट की बात आती है। क्रिकेट, जूडो, यही सब खेल बेसिकली जो स्कूल हैं, विद्यालय हैं, उनमें खिलाए जाते हैं। लेकिन फुटबॉल जैसा खेल जिसकी शुरुआत भारत में हो रही थी, उस फुटबॉल जैसे खेल में आपने कैसे सोचा कि आपको फुटबॉल में जाना है? फुटबॉल में कैसे इंटरेस्ट पैदा किया? क्योंकि सभी लोग क्रिकेट की तरफ जा रहे थे और आप फुटबॉल में। तो थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को किस तरीके से आपका इंटरेस्ट हुआ फुटबॉल में। सर फुटबॉल के विषय में थोड़ा जानकारी तो मिश्रा सर ने वैसे दे दी थी, पर लेकिन जैसे NIVH में जो मेरे कोच है मिस्टर नरेश सिंह नयाल, उन्होंने मुझे फुटबॉल के बारे में जैसे पूरा बताया, फिर उसमें मुझे काफी समझ आ गया था कि जो फुटबॉल है ये एक टोटली VI बच्चा है, टोटली ब्लाइंड है, उसी का गेम उसी पे डिपेंड है। और जो क्रिकेट है इसमें हमें B2 या B3 यानी जो अगर नॉर्मल कहें तो जो लो विजन है पास उन पे डिपेंड रहना पड़ता है। हमें सिर्फ फील्डिंग करनी होती है और बैटिंग करते हैं। लेकिन जो ब्लाइंड फुटबॉल है इसमें एक जो प्लेयर होता है वो टोटली प्लेयर पे ही डिपेंड रहता है। वो कैसा खेलेगा, कहाँ खेलेगा, पूरा जितना हम लोग अपने माइंड से सोच सकता है पूरा उतना अपनी मेहनत से खेल सकता है। इस वजह से मेरी रुचि ब्लाइंड फुटबॉल में और अधिक हो गई। जी पंकज जी, थोड़ा सा फुटबॉल के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। कैसे एक दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति जो है, एक दृष्टि दिव्यांग खिलाड़ी फुटबॉल का जो कि टोटली पूर्ण रूप से दृष्टि दिव्यांग है, कैसे वो गोल करता है? किस तरीके से मतलब हमारे दर्शकों के लिए भी नया होगा कि एक दृष्टि दिव्यांग जो कि पूर्ण रूप से दृष्टि दिव्यांग है और वो गोल करता है जाके। और मुझे लगता है जो गोलकीपर है वो अल्प दृष्टिवान होता है, लो विज़न होता है। तो एक दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति एक लो विज़न पे किस तरीके से गोल कर पाता है? थोड़ा सा इसको भी हमारे दर्शकों को बताएं आप। सर जो ब्लाइंड फुटबॉल होती है ये 5 साइडेड गेम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 4 प्लेयर होते हैं एक टीम के जो टोटली ब्लाइंड होते हैं, और जो कीपर होता है वो नेशनल लेवल तक तो लो विजन हो सकता है लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे फुली साइटेड होता है। और जो ब्लाइंड फुटबॉल होती है इसमें आवाज होती है, और जो नॉर्मल फुटबॉल है उससे अधिक भारी होती है, जिससे वो हवा में न जाए, ग्राउंड पे लुढ़कती रहे। और इसमें कुछ रूल्स होते हैं
VOY, वो हर प्लेयर को, चाहे कोई सा टीम का भी हो, दोनों टीम के प्लेयर को वही बोलना पड़ता है, जिसमें हमें अपने प्लेयर की आवाज भी पहचाननी होती है। उन 8 प्लेयर में से मेरा प्लेयर कौन सा है, और एक दूसरा ये है कि इसमें हम टकराते नहीं है, आपस में टकराने का जो खतरा होता है वो कम हो जाता है। और पीछे एक होता है गोल गाइड, जो गोल कीपर होता है उसके पीछे होता है गोल गाइड, वो डायरेक्शन देता है किधर लाना है, किधर शूट करना है, क्योंकि कीपर उस समय कुछ नहीं बोलता, कीपर फुली साइटेड होता है। तो जो गेम है टोटली गोल गाइड पे डिपेंड होता है, वो कैसे खिलाता है, ये पूरा जो गोल गाइड होता है उन पे डिपेंड होता है। जी पंकज जी, यह भी हम लोग सभी लोग जानते हैं कि एक प्लेयर है जो नेशनल प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो प्रैक्टिस में रहे, वो फिट रहे। तो अभी हम लोग सब लोग जानते हैं कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी चल रही है, तो इस समय आप स्वयं को फिट रखने के लिए एक प्लेयर के रूप में, खिलाड़ी के रूप में फिट रखने के लिए आप क्या क्या करते हैं? सर जैसे मैं मतलब अगर टीम के बीच में होता था तो मैं रोज फुटबॉल के साथ खेलता हूँ, पर लेकिन यहाँ पे फुटबॉल नहीं है और गांव का इलाका है तो थोड़ा टफ हो जाता है, बोर तो होता हूँ सर फुटबॉल के बिना। लेकिन मैं फिट रखने के लिए सुबह शाम 4 बजे उठता हूँ सर सुबह, और एक्सरसाइज करता हूँ, शाम को भी एक्सरसाइज करता हूँ, और ऐसे काम जबरदस्ती ऐसे काम करता रहता हूँ जिससे फिटनेस पे इफेक्ट पड़े, मतलब जो हमारी फिटनेस है वो इंक्रीज होती जाए। जी, शुरुआत आपने एक खिलाड़ी के रूप में की, और खिलाड़ी से कैप्टन का सफ़र, इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम को लीड करना एक बहुत बड़ी बात है। तो ये सफ़र जो एक प्लेयर से शुरू हुआ और ब्लाइंड फुटबॉल टीम के कैप्टन के रूप में अभी चल रहा है, तो इस सफ़र के बीच में आप क्या क्या संघर्ष करने पड़े और किस तरीके से आपने उनको अचीव किया? सर जैसे मैंने 2015 में मैंने ब्लाइंड फुटबॉल सही तरीके से स्टार्ट किया, अपना एक मेन स्पोर्ट्स के रूप में इसे एक्सेप्ट किया। तो जैसे मैं फर्स्ट बार कैंप में गया था अपने कोच मिस्टर नरेश नियाल के साथ, तो उस समय हमें कुछ ज़्यादा अच्छा तो नहीं लगा था, क्योंकि हम हार गए थे और फर्स्ट टाइम था। तो उस समय मेरे मन में काफ़ी जोश उभरा कि जो अगला मैच होगा उसे हमने जीतना है। तो मेरे सर ने भी काफ़ी मेहनत की हम पे, और वो खूब गाइड करते थे, तो हमने भी खूब मेहनत की, और उसी प्रकार 2016 में हम नेशनल चैंपियन हो गए थे। हमने केरला को फाइनल में हराया था। और इसके बीच दिक्कतें तो काफ़ी आती थी सर, दिक्कतें जैसे अब पढ़ाई भी करनी पड़ती थी, फिर स्पोर्ट्स भी देखना पड़ता था, फिट भी रहना पड़ता था, हर चीज हर प्रकार हो, चाहे पढ़ाई स्टडी हो या फिर प्रैक्टिस हो या और भी बहुत प्रकार की प्रॉब्लम्स आती थी सर। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने सोचा आज कोई नहीं, आज ये प्रॉब्लम है, कल तो इसका सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। और जब तक मेरे सर मेरे साथ है सर, अभी तक भी जो कोच हैं वो कुछ प्रॉब्लम नहीं आने देते। जैसे मुझे कुछ प्रॉब्लम आती है, मैं पहले सोचता हूँ अपने आप उसे कैसे निपटा जाए। अगर मेरे से नहीं होता है फिर मैं सर के साथ शेयर करता हूँ, सर कैसे न कैसे उसका सॉल्यूशन निकाल ही देते हैं। जी बहुत अच्छा पंकज जी। पंकज जी, आपसे अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने किन किन प्रतियोगिताओं में भाग लिया, और साथ साथ में आपका अचीवमेंट उन प्रतियोगिताओं में क्या रहा? सर अभी तक मैंने टोटल 5 इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेले हैं, जिनमें 2 बार जापान में खेला हूँ और 1 बार थाईलैंड और 2 बार इंडिया में खेला हूँ। इनमें से मेरी 2 तो एशियन चैंपियनशिप है, और नेशनल अगर नेशनल की बात करें, नेशनल में अभी तक 2 बार गोल्डन बूट विजेता हूँ, और हाईएस्ट नेशनल गोल का जो स्कोर है वो मेरे नाम है। और जापान में मतलब जो इंडिया का जो फर्स्ट गोल की शुरुआत की वो मैंने की थी सर हिस्ट्री में। मतलब अभी तक जो जब से इंडिया ने स्टार्ट किया है तब से किसी ने गोल नहीं किया था, फील्ड गोल, तो मैंने मलेशिया के खिलाफ फर्स्ट गोल किया था, और 1 गोल मैंने बेल्जियम के साथ
किया है सर। जी पंकज जी, फुटबॉल के अलावा और और किन खेलों में आप रुचि रखते हैं और उनमें पार्टिसिपेट भी करते हैं, प्रतिभाग भी करते हैं, चाहे वो नेशनल चैंपियनशिप हो या इंटरनेशनल चैंपियनशिप हो? सर जो मेरा मेन स्पोर्ट्स है सर वो तो ऐसे फुटबॉल है, जी और गेम भी आते हैं लेकिन उन्हें मैं वैसे मजे के लिए खेलता हूँ। और साथ में एथलेटिक्स भी करता हूँ। अभी तक मैंने 3 एथलेटिक्स यानी 3 हाफ हाफ मैराथन पूरी की है, 21 किलोमीटर, जिनमें मेरी टाइमिंग है फर्स्ट जो हाफ मैराथन है उसमें 1 आवर 52 मिनट था, और जो दूसरी है उसमें 1 आवर 45 मिनट था, और तीसरी 1 आवर 44 मिनट में तीनों कंप्लीट की। और फिटनेस, ताकि मेरी फिटनेस बनी रहे इसलिए सर एथलेटिक्स करता हूँ फिटनेस के लिए, और लॉन्ग रनिंग करता हूँ सर। वैसे क्रिकेट भी खेलता हूँ लेकिन जो मेन स्पोर्ट्स है वो फुटबॉल है सर। बिल्कुल, बहुत अच्छा पंकज जी। पंकज जी, एक आप मैसेज हमारे जो दिव्यांगजन हैं जो आपकी इस वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे, तो उन लोगों के लिए आप एक संदेश ऐसा क्या देना चाहेंगे जिससे कि स्पोर्ट्स में और साथ साथ अपनी पढ़ाई में भी, क्योंकि जैसा मुझे पता है कि आप डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, डिप्लोमा ही कर रहे हैं शायद? यस सर। हाँ, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन दृष्टि दिव्यांगता में भी आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो इन पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों को कैसे मेंटेन किया जाए, और स्पोर्ट्स में कोई भी दिव्यांगजन अगर चाहे तो वो अपना फ्यूचर बना सकता है, तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? सर इसमें जो मैं मैसेज देना चाहूंगा, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि अगर हम स्पोर्ट्स करते हैं और साथ में कुछ और भी करते हैं, पढ़ाई करते हैं या फिर कुछ और काम करते हैं, तो इससे एक तो हमारा माइंड जो होता है फ्रेश होता है, और एक जो शेड्यूल होता है हमारा बना रहता है, जैसे कब सोना है कब उठना है, फालतू कामों में हमारा माइंड नहीं जाता है। और जैसे पढ़ाई जैसे मैं करता हूँ, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ और 2 घंटे पढ़ाई करके उसके बाद प्रैक्टिस करता हूँ। तो इसमें क्या है कि मेरा माइंड फ्रेश रहता है और पढ़ाई भी हो जाती है। इससे हमारे दो ऑप्शन खुल जाते हैं, एक तो स्पोर्ट्स में जॉब के लिए जो करियर है उसके लिए खुल जाता है, और दूसरे साथ में हम पढ़ाई भी कर रहे हैं उसके लिए भी ऑप्शन खुल जाता है। लेकिन हमें जो भी प्रॉब्लम आएगी, हमें अगर पहले हमने हार मान ली तो हम सक्सेस नहीं हो सकते हैं। अगर हम उन प्रॉब्लम का सामना करेंगे, उनसे आगे बढ़ेंगे, तभी हम आसानी से सक्सेस हो पाएंगे। बहुत अच्छा पंकज जी, आपने हमें इतना समय दिया और इतनी अच्छी अच्छी थैंक यू बातें सर। बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि हम लोग जितने भी लोग हैं नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, जो हमारे साइटेड प्लेयर हैं या जो दिव्यांगजन नहीं हैं, उनको प्रमोट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और उनके लिए हम लोग बहुत कुछ करते हैं, उन पे मर मिटने को तैयार रहते हैं। लेकिन ऐसे भी प्लेयर हैं जो कि दृष्टि दिव्यांग हैं, उन्होंने हमारे देश का परचम आगे लहराया है, हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया है, और हमारे देश को एक ऐसे स्थान पर खड़ा किया है जहां पर किसी के लिए भी मुश्किल है उस स्थान तक पहुंचना। तो ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्लेयर श्री पंकज राणा जी हमारे बीच में हैं। मैं चाहूँगा कि आप सभी दर्शक उनको प्रमोट करें और जितना भी हो सके इस वीडियो को आगे ले जाएं, जिससे कि पंकज राणा की उपलब्धि, पंकज राणा जी का अचीवमेंट, पंकज राणा जी का संघर्ष और पंकज राणा जी का व्यक्तित्व हमारे बीच में, उनकी पर्सनालिटी हमारे बीच में आ पाए, लोगों को पता चल पाए कि ऐसे भी प्लेयर हैं जो इस मुकाम तक भारत को ले जा सकते हैं। पंकज राणा जी, हम सभी लोग, पूरी होप ऑफ डेस्टिनेशन की टीम आपके एक उज्जवल भविष्य की कामना करती है और आपके साथ हर मुकाम पे खड़ी रहेगी। इसी के साथ थैंक यू सर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उन सभी दर्शकों से पुनः एक बार आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, शेयर करें और हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जहां तक इसे पहुंचना चाहिए, क्योंकि हमारा एक इंटरनेशनल, हमारा एक नेशनल प्लेयर
उसकी ख्याति आगे बढ़े, वो आगे पहुँचे, इसी कामना के साथ आप सभी दर्शकों को मेरा विकास मिश्रा का नमस्कार। धन्यवाद। थैंक यू सर।